क्लास में हमने इस पे चर्चा किया था ब्रिटिश कालीन भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी ब्रिटिश काल में भारत की इकॉनमी किस प्रकार से थी। इन चीज़ों को आज हम लोग को बड़ा विस्तार से भी पढ़ेंगे। नोट्स आपके सामने है, नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। कल मैंने चर्चा किया था कि यानी कि जिसमें ब्रिटिशर्स ने पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, एक तरह से सारे राज्यों को ब्रिटिश प्रांत में विलय कर लिया। लास्ट प्रांत कौन था जिसको कि ब्रिटिश प्रांत में विलय किया गया? पंजाब। कब किया गया था? 1849 1849 में किया गया था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। और पूरे अखिल भारतीय यानी कि पूरे भारत पर अब किसका कब्जा है? ब्रिटिशर्स का कब्जा है। और फिर इसके बाद हम लोग जो नया टॉपिक है ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। इकोनॉमिक, इसके बाद सोशियो जो रिलीजियस रिफॉर्म्स है, इसके बाद क्षेत्रीय विद्रोह। यहाँ से कम आपका 5 से 7 प्रश्न होते हैं 3 चैप्टर में से। यहाँ से 2-3 प्रश्न तो होगा ही होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्लास है, इसको आप लोग सुनिएगा। और यहाँ पे नोट्स तो है ही सामने। उस ज़माने में ब्रिटिशर्स के आगमन से पहले आपको पता है कि 90% आबादी जो है गांवों में रहती थी। जब गांवों में आबादी रहेगी तो अर्थव्यवस्था कैसा होगा? ग्रामीण होगा। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था किन चीज़ों पर आधारित होगी? एग्रीकल्चर के साथ साथ कुछ दस्तकारी, शिल्पकारी, जो हस्त उद्योग, उसको हस्त उद्योग कह सकते हैं, जो हाथों से सामान बनाया जाता है, और छोटे छोटे कुटीर उद्योग। और ये सारे जो उद्योग ढांचा है किस पर आधारित होगा? तो जातिगत पेशे पर आधारित होगा। जो सामाजिक जो पेशा है उस पर आधारित होगा। सारे जाति वर्ण का अलग अलग पेशा होगा, उसी दायरे में रह करके अपना कार्य करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी शासन आने के बाद ये सारे औद्योगिक जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर पहले से बना था, किस प्रकार से चेंज हो गया वह देखिएगा, यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि देखिए ये उसी समय का रीजन है। आप देखेंगे कि 1850 के दशक में, 1850 के दशक में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चल रही है। और मैंने औद्योगिक क्रांति का एक लाइन में उसका परिभाषा बताया था कि लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने के लिए भारी मशीनीकरण का प्रयोग, ठीक है। यह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया। यानी कि अधिक से अधिक उत्पादन के लिए आप त्वरित तरीके से मशीन या तो तकनीक के सहारे से आप इसका उत्पादन करते हैं, तो यह औद्योगिकीकरण है। इसका बेस क्या है? तो मैंने पिछले बार बताया था कि औद्योगिकीकरण यानी कि जो विनिर्माण सेक्टर है वो किस पर आधारित होता है? रॉ एंड मटेरियल्स, प्राइमरी सेक्टर पर आधारित होता है। किस पर निर्भर रहता है? प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर रहता है। और जब प्राइमरी सेक्टर से यानी जो उसका कच्चा माल है, रॉ एंड मटेरियल्स है, आसानी से मिल जाए, तो फिर निश्चित है कि विनिर्माण सेक्टर क्या करता है? बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करता है, बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करता है। और कहा जाता है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति इसी वजह से हुई कि वहाँ पे आसानी से कुछ जो संसाधन उपलब्ध थे, और एक लार्ज स्केल पर जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ, उससे खाने के बाद जब ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा, जिसको मर्केंटाइल कहते हैं, मर्केंटाइल सिस्टम में व्यापारियों को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। जब बहुत ज़्यादा लाभ होगा तो एक पूंजी का निर्माण होगा, कैपिटल का निर्माण होगा। और जब कैपिटल का निर्माण होगा तो फिर उसका क्या होगा? इन्वेस्टमेंट होगा, नहीं। और कोई भी उद्योग के निर्माण के लिए क्या क्या बेसिक नीड्स होती है? सबसे पहला तो पूंजी रहेगा, लैंड रहेगा और लेबर रहेगा, नहीं। ये बेस 3 है, इसके अलावा सारा चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमता है। तो लैंड, लेबर और कैपिटल। तो कैपिटल ऑलरेडी ब्रिटेन में था। लैंड में एग्रीकल्चर, मतलब लैंड जहाँ पे आसानी से उद्योग ढांचा निर्माण किया जा सकता है, और लेबर। तो इन सारे तीनों चीज़ें वहाँ पे आसानी से हो रही थी। और इसी का परिणाम था कि ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण हुआ। लेकिन औद्योगिकीकरण के बाद जब अंतिम वस्तु का उत्पादन होता है तो उसके लिए आप उसको खपत के लिए, उसको बेचने के लिए आप मार्केट की तलाश करते हैं। और यदि बड़ा मार्केट आपको मिल जाता है तो फिर वो देश काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो करता है।
और ये सारा कंडीशन कहाँ पे उपलब्ध था उस समय? इंडिया में। ब्रिटेन के अलावा सबसे बड़ा जो उपनिवेश था ब्रिटिशर्स का वह भारत था, जहाँ की ये दोनों चीज़ें उपलब्ध था। पहला चीज़ क्या कि रॉ एंड मटेरियल्स, कच्चा माल, और दूसरा मार्केट, लार्ज स्केल पे आबादी, बहुत बड़े आबादी हैं, और जब आबादी अधिक होगी तो एक बड़ा मार्केट होगा। इसी वजह से देखिएगा कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो भारत के जितने भी औद्योगिक मतलब यहाँ के छोटे छोटे उद्योग हैं, जातिगत पेशा है, एग्रीकल्चर है, सब पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि एग्रीकल्चर में आप देखिएगा 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बंगाल प्रेसिडेंसी में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लागू कर दिया था। इसके अलावा मद्रास प्रेसिडेंसी में कौन सा सिस्टम था? तो रैयतवाड़ी सिस्टम था। और फिर मध्य भारत जो अवध प्रांत और पंजाब के रीजन वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे कौन सा व्यवस्था लागू किया गया था? महलवाड़ी सिस्टम लागू किया गया था। लेकिन तीनों में कॉमन क्या था? तीनों में कॉमन यह था कि सब में उच्च लगान दर था, किसानों से अधिक लगान वसूली जाती थी, ये कॉमन था। जिसके कारण कि किसान इस लगान को चुकाने के क्रम में साहूकार, सेठ, महाजन, सूदखोर के जाल में फंस जाते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत की जो जलवायु है मानसून पर आधारित है। अच्छी मानसून होगी अच्छी खेती होगी, अच्छी मानसून नहीं होगी तो अच्छी खेती नहीं होगी। और जिस वर्ष अच्छी खेती नहीं होगी उस वर्ष वो लगान क्या चुकाएंगे किसान? सरकार तो मानेंगे नहीं, उसको तो लगान चाहिए, वो चुका नहीं पाएंगे तो कहाँ जाएंगे? लगान चुकाने के लिए सेठ साहूकारों के चंगुल में फंस जाएंगे। लेकिन सेठ साहूकार के चंगुल में फंसने के बाद ब्याज दर कितनी होगी? बहुत ज़्यादा ऊंची होगी। और ब्याज दर ही चुकाने में उसका हालत ख़राब है तो मूलधन यानी जो कैपिटल है वो कैसे चुका पाएंगे? इंटरेस्ट रेट ही चुकाने में वो व्याकुल है। तो कई बार तो ऐसा होता था कि मूलधन यानी कैपिटल कभी चुका ही नहीं पाते थे और इसी ऋण जाल में उलझ कर रह जाते थे। और इसी व्यवस्था ने बाद में देखिएगा कि किसानों को खेती छोड़ने पर मजबूर कर दिया और गिरमिटिया मजदूर का कॉन्सेप्ट यहीं पे दिखाई पड़ता है। किसान अपने खेतों में ही एक मजदूर बनकर रह गया था और अपना खेती गृहस्थी छोड़ छाड़ करके वह लेबरगिरी करना यानी मजदूरी करना स्टार्ट कर दिया था। एक का मतलब यहाँ पे देखिए जो है आप भू राजस्व नीति, क्या लिखा हुआ है? ब्रिटिश भू राजस्व नीति, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम लागू किया गया उससे भारतीय किसानों की क्या हो गई? रीढ़, यानी कि रीढ़ मतलब स्पाइनल कार्ड, जब इसका टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा? शरीर कोई काम का रहेगा? उसी प्रकार से किसान की स्थिति खराब हो गई। जो अर्थव्यवस्था का जो एक पेशा जो था वह जो एग्रीकल्चर था, कृषि, तो कृषि किसान प्रभावित हो गए। और दूसरा था आपका छोटे छोटे उद्योग ढांचा, जो ग्रामीण उद्योग था। ग्रामीण उद्योग कब ये खराब हो जाएगा स्थिति? जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, लार्ज स्केल पर आपका जो है मशीन के माध्यम से कोई वस्तु आएगा तो हाथ से बना हुआ जो वस्तु है जिसमें ज़्यादा कॉस्ट प्राइस लग रहा है, जिसमें ज़्यादा लागत लग रहा है, जब ज़्यादा लागत लगेगा तो उसका वस्तु का कीमत बढ़ेगा कि घटेगा? जब बढ़ेगा तो मार्केट में जब ऊंची कीमत वाली वस्तु होती है उसका डिमांड ज़्यादा होता है कि कम होता है? कम होता है। और जब ज़्यादा पैमाने लार्ज स्केल पर कोई वस्तु का प्रोडक्शन होगा तो मार्केट में सप्लाई भी तो ज़्यादा होगा ना। जब सप्लाई ज़्यादा होगा तो वस्तु की कीमत में गिरावट आएगी कि ऊंची होगी? गिरावट आएगी, सस्ती हो जाएगी। तो आम से आम लोग, गरीब से गरीब लोग जो है उस वस्तु तक उसका अप्रोच क्या हो जाएगा? पहुँच बढ़ जाएगा, रीच बढ़ जाएगा। जब गरीब से गरीब लोगों के पास जब उसका परचेजिंग पावर हो जाएगा तो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है वो प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे? नकारात्मक रूप से उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपका एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों सिस्टम क्या होगा? इस काल में, ब्रिटिश काल में भारत का जो घरेलू उद्योग ढांचा है और एग्रीकल्चर दोनों प्रभावित होती है। ठीक है। और इन सारे कंडीशन को एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं
वामपंथी इतिहासकार हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इंडिया टुडे। इंडिया टुडे बहुत बड़ा मतलब इतिहासकार हैं, और इसको तो खास करके आधुनिक भारत में इनका बड़ा नाम आता है। नाम नहीं बताएंगे, आप लोग को बताना है। किताब का नाम बता रहे हैं इंडिया टुडे। इसका लेखक कौन थे? नहीं, रजनी पाम दत्त। ये मार्क्सिस्ट आपका इतिहासकार थे। इन्होंने इंडिया टुडे में जो पूरे उपनिवेशवाद जो है, उपनिवेशवाद समझते हैं क्या होता है उपनिवेशवाद? यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, जिसको कॉलोनियलिस्ट कहा जाता है। कॉलोनियलिस्ट यानी जहाँ पे कॉलोनी स्थापित किया गया है ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो उसको उपनिवेश कहा जाता है। तो जो उपनिवेश में जो सारी व्यवस्था चलेगी उसको उपनिवेशवाद कहा जाएगा। तो उपनिवेशवाद से क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है उपनिवेशवाद का? दो टर्मिनोलॉजी को आपको याद रखना है, एक उपनिवेशवाद, दूसरा साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में क्या अंतर है? और उपनिवेशवाद का कॉलोनियलिस्ट कहा जाएगा और साम्राज्यवाद को इम्पीरियलिस्ट ना, इम्पीरियलिज्म। देखिए यहाँ पे तो परिभाषा हमने लिख दिया है, किसी भी देश के द्वारा, कोई भी देश के द्वारा अपनी राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर जा कर के, यानी कोई भी देश उसका अपना राष्ट्रीय सीमा होगा ना, राजनीतिक सीमा होगा, उससे बाहर जा कर के अपने आर्थिक उद्देश्य के लिए, अपने आर्थिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए दूसरे देशों के किसी अन्य देशों पर एकाधिकार, मोनोपोली स्थापित करना, एकाधिकार स्थापित करना। यानी कि अपने देश से बाहर जा कर के अपने इकोनॉमिक, अपने राष्ट्र, आपके आर्थिक हित के लिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए उस देश पर क्या करना है? मोनोपोली स्थापित करना। ब्रिटिशर्स ने यही तो किया था। अपने देश से बाहर, ब्रिटेन से बाहर आकर के भारत को क्यों गुलाम बनाया था? इसका देखिए यहाँ पे तो परिभाषा हमने लिख दिया है, किसी भी देश के द्वारा, कोई भी देश के द्वारा अपनी राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर जा कर के, यानी कोई भी देश उसका अपना राष्ट्रीय सीमा होगा ना, राजनीतिक सीमा होगा, उससे बाहर जा कर के अपने आर्थिक उद्देश्य के लिए, अपने आर्थिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए दूसरे देशों के किसी अन्य देशों पर एकाधिकार, मोनोपोली स्थापित करना, एकाधिकार स्थापित करना। यानी कि अपने देश से बाहर जा कर के अपने इकोनॉमिक, अपने राष्ट्र, आपके आर्थिक हित के लिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए उस देश पर क्या करना है? मोनोपोली स्थापित करना। ब्रिटिशर्स ने यही तो किया था। अपने देश से बाहर, ब्रिटेन से बाहर आकर के भारत को क्यों गुलाम बनाया था? इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था कि अपने ब्रिटिश आर्थिक हित को देखना, यानी कि ब्रिटिश का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको देखना। इसी वजह से तो भारत पे इन्होंने एकाधिकार किया था, और इसी को कहा जाता है उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म। और इसी का अगला जो है, जब उपनिवेशवाद को ध्यान में रख करके उस राज्य में राजनीतिक अधिकार भी जब अपने हाथों में ले लेता है और अपना साम्राज्य, अपना जो है राजनीतिक सीमाएं विस्तार करना स्टार्ट कर देता है, उसी को क्या कहा जाता है? साम्राज्यवाद, है ना। ये पुरानी स्थिति से चला आ रहा है। तो ये आपका हो गया उपनिवेशवाद। और इस पूरे उपनिवेशवाद को रजनी पाम दत्त ने अपने इंडिया टुडे में लिखा कि इसका 3 चरण था। इस उपनिवेशवाद का 3 चरण था। और देखिए बीपीएससी के असिस्टेंट में उसमें पूछा गया था कि 1857 से लेकर के 1857 से लेकर 1947 तक के बीच का कौन सा चरण कहा जाता है? देखिए तीनों चरण देख लीजिएगा। ये सारे चीज़ हमने जो अभी लेक्चर दिया यहाँ पे देख लीजिए। प्लासी युद्ध कब हुआ था? प्लासी युद्ध यहाँ तो दिया ही, ठीक। प्लासी युद्ध 23 जून 1757 और बक्सर युद्ध 22 अक्टूबर 1764।
के बाद अंग्रेजों ने बंगाल की समृद्धि पर अपना क्या कर लिया, पूर्ण एकाधिकार कर लिया। ठीक है, और भारतीय अर्थव्यवस्था से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल गया। जब पहले भारतीय अर्थव्यवस्था था, अब कौन सा अर्थव्यवस्था में तब्दील हो चुका है, औपनिवेशिक, है ना, कॉलोनियलिस्ट इकोनॉमी में परिवर्तन हो चुका है। अर्थात भारत कच्चे माल का एक उत्पादक, कच्चा माल का उत्पादक, रॉ एंड मटेरियल्स का प्रोडक्शन के साथ साथ पूर्ण वस्तु, जिसको अंतिम वस्तु कहते हैं, जैसे कच्चा माल क्या हुआ, आलू मान लीजिए, और उसका अंतिम वस्तु कौन सा हो गया, चिप्स। तो कच्चे माल का उत्पादक और पूर्ण वस्तु का खपत वाला बाजार बन गया। यानी भारत से ही कच्चा माल वो लेके जाएगा और फिर वो अंतिम उत्पाद बना करके भारत को ही क्या कर देगा, सेल कर देगा। ये सारे जो कंडीशन है, इसी को प्रसिद्ध इतिहासकार रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में इस उपनिवेशवाद को 3 चरणों में बांटा। देख लीजिए तीनों चरण, और ये आपका बीपीएससी के असिस्टेंट में से पूछा गया था। ठीक है, कौन कौन सा है, फेज ऑफ मर्केंटाइल कैपिटलिज्म यानी वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण 1757 से लेकर के 1813। दूसरा चरण औद्योगिक पूंजीवाद का चरण, जिसको कि फेज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म कहा जाता है, इसका 1813 से लेकर के 1857। और फिर लास्ट वाला वित्तीय पूंजीवाद का चरण 1857 से लेकर के 1947। और देखिए ये तीनों चरण, अब यहीं से तो पूरा भारत का मॉडर्न हिस्ट्री जो है समाप्त हो जाएगा। प्लासी वाला युद्ध यहाँ पे हुआ, देख लीजिए। सत्रह सौ सत्तावन से 1813 इंडिया से चाय पर व्यापार करने का अधिकार रहा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार में क्या होना स्टार्ट हो गया, गिरावट। और यहाँ तक के फेज को इन्होंने मर्केंटाइल कैपिटलिज्म का नाम दिया है। किसने, रजनी नहीं, मजूमदार ने, रजनी पामदत्त ने, रजनी पामदत्त। ठीक। दूसरा 1813 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक का जो फेज है, इसको क्या नाम दिया गया, औद्योगिक पूंजीवाद। अब हो गया ना इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये वाला। और तीसरा वित्तीय पूंजीवाद, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। 3 चरण हो गया। ठीक है, इसको आगे देख लेते हैं। अब तीनों का मतलब समझ लीजिए तो क्या क्या एक्टिविटी यहाँ पे हुआ। चलिए, वाणिज्यिक पूंजीवाद, इसमें क्या क्या हुआ, तो इसके बारे में कहा जाता है इस चरण में बंगाल में व्यापार का लूट आरंभ हुआ, युग आरंभ हुआ। बंगाल में व्यापार एवं लूट का एक युग प्रारंभ हो गया, यानी कि सिर्फ लूटना। और इसी वजह से तो एक देखिएगा, जानकार होंगे पर्सिवल स्पीयर, वो क्या कहते हैं, नोट कीजिएगा, स्टेटमेंट भी पूछा जाता है। पर्सिवल स्पीयर कहते हैं कि ये अंग्रेजों के द्वारा खुली और बेशरम लूट थी इस चरण में। तो अब ये खुली और बेशरम लूट थी, तो क्या क्या लूट मचा रहे थे, क्या क्या कर रहे थे। तो पहला कंडीशन यह है कि इसमें इस समय जो यूरोपीय कंपनी जो आपने पढ़ा है, सबसे पहले कौन आए, पुर्तगीज आए। दूसरा कौन हुआ, तो डच हुआ। तीसरा कौन आए, ब्रिटेन आए। चौथा कौन थे, डेनिश थे। लास्ट में कौन सा थे, फ्रेंच थे। ये यूरोपीय कंपनी का ये पूरा क्रम हुआ। और इसमें इस चरण में देखने को मिला कि आपस में भारत पर व्यापारिक मोनोपोली कौन स्थापित कर पाएगा, वो आपस में खुद लड़ते रहे। स्वाली के युद्ध में उसको पराजित कर दिया पुर्तगीज को, और वेदरा के युद्ध में डच को पराजित कर दिया, वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी को पराजित किया। अल्टीमेटली भारत पर मोनोपोली किसका स्थापित हुआ, व्यापारिक मोनोपोली, तो ब्रिटिशर्स का। तो इस युग में यही है, क्या लिखा हुआ है, व्यापार पर एकाधिकार करने के लिए यूरोपीय कंपनी अपने प्रतिद्वंदियों को समाप्त करना चाहते थे। मतलब जो भी उसका प्रतिद्वंदी है, प्रतिद्वंदी का अंग्रेजी में क्या बोलोगे, कॉम्पिटिटर, उसको वो समाप्त करना चाहते थे। अंत में कौन विजयी हुए इसमें, अंग्रेज।
और अंग्रेज विजयी होने के बाद देखिए दूसरा क्या कहता है। दूसरा चरण में इसमें क्या है कि कंपनी के द्वारा, यानी कि कोई जितना भी कंपनी है, चाहे आपका पुर्तगीज़ कंपनी हो या डच कंपनी हो, ब्रिटिश कंपनी हो, जितनी भी कंपनियां थी, वह चाहते थे कि भारत में कम दाम पर वस्तुएं खरीदी जाए और अधिक दाम पर बेची जाए। उद्देश्य स्पष्ट दिख रहा है। उद्देश्य क्या है? लाभ कमाने का उद्देश्य, ना प्रॉफिट का उद्देश्य। और ये दोनों चीज़ें कैसे संभव होगी? ये वाला कि आप दूसरे को, अपने प्रतिद्वंदी को भारत से कैसे पराजित करेंगे और कम दाम पर सामान खरीद कर अधिक दाम पर कैसे बेचेंगे, जबकि भारत पर राजनीतिक नियंत्रण, क्या लिखा हुआ है? उपरोक्त दोनों उद्देश्यों को पाने के लिए भारत में राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना जरूरी था। क्यों जरूरी था भाई? कि यदि आप सरकार से, यहाँ के जो शासक से यदि आपका मित्रवत संबंध हो जाता है या तो उस पर इनडायरेक्ट एकाधिकार हो जाता है, तो आपको क्या मिल जाएगी? फ्री ट्रेड करने की अनुमति। अली नगर की संधि का जो प्रथम जो उसका जो उसमें कहा गया था, अली नगर की संधि में देखिएगा, जो बंगाल में हुआ था 1756 में, उसका क्या था? पहला शर्त, कंडीशन क्या था? फ्री ट्रेड की अनुमति, मुक्त व्यापार की अनुमति, यानी कि बिना किसी प्रकार के टैक्स दिए हुए व्यापार करना। अब जब टैक्स नहीं देगा कोई कंपनी टैक्स नहीं देगी गवर्नमेंट को, तो उसका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हुआ कि कम होगा? कॉस्ट प्राइस समझते हैं कि नहीं? लागत मूल्य, किसी भी वस्तु में लागत मूल्य जब कम होगा तो वस्तु का कीमत घटेगा कि बढ़ेगा? मार्केट प्राइस घटेगा ना जी। उसका कॉस्ट प्राइस कम होगा तो मार्केट प्राइस कम होगा, और जब मार्केट प्राइस कम होगा तो उसका डिमांड क्या होगा? बढ़े जाएगा। तो यही तो आपका जो है कैपिटल जो इकॉनमी है, कैपिटल इकॉनमी के संस्थापक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को। और उन्होंने अपनी एक पुस्तक में 1776 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ, क्या नाम? हाँ, वेल्थ ऑफ, क्या नाम था? इकोनॉमी था, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने कहा था कि जो मार्केट है, मतलब बाजार, वह किसी राज्य के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए, उसको फ्री छोड़ देना चाहिए। किसके ऊपर? बाजार के ऊपर। बाजार खुद ब खुद डिमांड और सप्लाई का रूल वो पालन कर लेगी। उदाहरण के लिए, जो कंपटीशन में, जो मार्केट में टिक पाएगा वही सरवाइव कर पाएगा, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी। एक ज़माने में HMT घड़ी हुआ करता था, HMT ट्रैक्टर हुआ करता था। आपने टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं किया, मार्केट के अनुसार वो कम्पीट नहीं कर पाया। कहाँ हुआ? नाम लेने वाला भी कोई है? हाँ, HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स था, ये कंपनी। ये पूछा भी गया था एग्जाम में, कई बार पूछा गया था लोअर एग्जाम में कि HMT का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स। इसकी बहुत कंपनियां थी, घड़ी आती थी, ट्रैक्टर आती थी, और भी सारा कंपनी। अब कहीं नाम लेने वाला भी उसका नहीं, जैसे आप जिसे नाम नहीं जान रहे, मतलब ख़त्म हो गया मार्केट से। तो यही चीज़ है, जो मार्केट में नहीं टिक पाया, ख़त्म। तो ये चीज़ है आपका प्रथम, जो पहला जो पूंजीवाद का पूरी मर्केंटाइल का जो फेज है, इसमें ये सारे कंडीशन है। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का चरण, फेज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, अर्थात पूंजीवाद का, औद्योगिक पूंजीवाद का चरण। इसमें क्या हुआ? इसमें सीधा इस चरण में औद्योगिक क्रांति हुई थी। इस फेज में औद्योगिक क्रांति हुई थी, देखिए। और औद्योगिक क्रांति के कारण कई नए नए उद्योगपति का क्या हुआ? उदय हुआ। और उद्योगपतियों के द्वारा उन्हें अपने सामान को बेचने के लिए मार्केट की आवश्यकता थी। अरे नए नए उद्योगपति आएंगे, सबको तो सामान बेचना है, अलग अलग उत्पाद कर रहे हैं। कई बार तो एक ही कंपनी, मतलब एक ही वस्तु का अलग अलग कंपनी निर्माण कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक मोबाइल है, बता रहे थे कि एंड्रॉयड कंपनियां काफ़ी हैं, नाम फ्री में काहे लेंगे किसी को? ABCD, किसी का प्रमोशन नहीं करेंगे, है ना? ABCD बहुत सारी कंपनियां हैं, सब एक ही वस्तु बना रही है।
तो उस वस्तु में जो भी बढ़िया मोबाइल बनाएगा उसी का ना मार्केट में उसका डिमांड रहेगा। उसमें सबसे ज़्यादा गुणवत्ता, सबसे ज़्यादा टिकाऊ, सबसे ज़्यादा फीचर, और एप्पल से क्या उसका मुकाबला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सबसे ज़्यादा बहुमूल्य चीज़ है कि उसका मार्केट में कॉस्ट प्राइस क्या है, कम। जब मार्केट में कम प्राइस है तभी तो चाइना वाला पूरा मार्केट में छा गया। अरे गरीब से गरीब मजदूर के हाथों में मोबाइल पहुंचा दिया। चाइना वाला नहीं होता तो शायद ये मुश्किल होता। और ये ऐसा क्यों संभव हो पाया? तो आप लोग को इकोनॉमिक्स, जब आप जीएस सेकेंड पेपर पढ़ेंगे तो उसमें कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एक पढ़ेंगे आप लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसंख्या का लाभांश। और जनसंख्या लाभांश क्या होता है? किसी भी देश के कार्यशील आबादी जिसकी आयु अरे 19 वर्ष से मान लीजिए 59 वर्ष तक, 18 वर्ष से ऊपर वयस्क वाला। यदि कारखाना अधिनियम के तहत जाएंगे तो कोई भी जो अल्प व्यय का जो परिभाषा दिया है एडोल्सन का, वही काम कर सकता है इंडस्ट्रीज में जिसकी आयु कम से कम 15वां वर्ष उन्होंने पूरा कर लिया है। कारखाना अधिनियम 1948 के तहत वैसे व्यक्ति जिसने अपनी आयु का 15वां वर्ष पूरा कर लिया है वह काम करने में एलिजिबल है, परंतु उन्हें अपने अभिभावक से अनुमति लेना पड़ेगा। साथ ही साथ खतरनाक जो प्रक्रियाएं हैं जिसको हैजार्डस प्रोसेस कहा जाता है, वहाँ पे वह काम नहीं करेंगे। और यदि काम भी करते हैं तो स्कूली उसका जो आवर है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। और फिर देखिएगा इसमें एक जो फिर से संशोधन जब किया गया, एक नया एक्ट इसमें आया, बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1886, चाइल्ड प्रोविजन एक्ट वाला। इसके अंतर्गत कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसने अपनी आयु का 14वां वर्ष पूरा नहीं किया है उसको चाइल्ड माना जाएगा। लेकिन वैसे लेबर हैजार्डस प्रोसेस में काम नहीं कर सकते और उसका स्कूली आवर प्रभावित नहीं हो सकता। और साथ ही साथ वैसे जो जिसने कि 14 वर्ष अपना आयु पूरा कर लिया है वो काम कर रहा है तो अपने माता पिता के निर्देशन में काम करेगा। उसके लिए भी कुछ खास पर्टिकुलर सेक्टर निर्धारित किया गया है, जैसे सिनेमा, सर्कस देखते हैं ना, सर्कस का एक टाइम बाउंडेशन होता है। जो बच्चा या बच्ची होती है उसमें जो कलाबाजी दिखाता है, एक उम्र के बाद उसका शरीर मुड़ना बंद हो जाएगा। मतलब वो बच्चा कहीं सर्कस जाते हैं ना, अपना शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसे करके वो पूरा कर लेगा, तो उसमें काम कर सकते हैं। और बाल कलाकार जो फिल्मों में जो काम करता है, ये सब चीज़ इकोनॉमिक्स के अंदर ही आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो काम करने के लिए एलिजिबल है 14 वर्ष है, लेकिन हमारे यहाँ वयस्क श्रमिक का कॉन्सेप्ट है, तो हमने इसीलिए 19 वर्ष से या 18 वर्ष से ऊपर मान लीजिए वयस्क श्रमिक हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो 19 वर्ष से 59 वर्ष के जो आयु के जो लोग होते हैं वह कार्यशील आबादी होते हैं, काम करने की क्षमता उसमें ज़्यादा होती है। लेकिन 60 साल के बाद उसका क्या होता है, कार्य करने की क्षमता में गिरावट आती है और एक वृद्ध श्रमिक हो जाता है। तो चाइना जो इतना सस्ता माल बना पाता है, एक समय में चाइना की जनसंख्या क्या थी, आप मतलब नंबर 1 तो पूरी दुनिया में तो थी ही, लेकिन ये इस आयु के जो वहाँ पे आबादी जो था बहुत ज़्यादा था। जब ज़्यादा काम करने वाला हो तो कंपनी वाले को बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है, क्योंकि बेरोज़गार लोग ज़्यादा होते हैं। जब ज़्यादा बेरोज़गार होगा तो मजदूरी कम भी देके काम करवाएगा कि नहीं करवाएगा जी। और जरूर मजबूरी है, काम करता श्रमिक मिल जाता है इस उम्र में। और फिर वहाँ पे उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए पॉलिसी लाया चाइना ने। और कौन सा पॉलिसी था, 1 चाइल्ड पॉलिसी। और 1 चाइल्ड पॉलिसी के बाद फिर इस आयु में क्या हुई, गिरावट आई। और जो जो उम्र आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो त्यों कार्य करने की शक्ति क्या होती है, धीरे धीरे पावर घटने लगती है। आज भारत में लगभग 60% आबादी इसी उम्र का है।
और जो कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में भारत दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकती है, तो हमारा जो सबसे बड़ा कैपिटल है ये है डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये आबादी हमारे पास रहेगी, दुनिया के कोई भी कंपनी हो। अभी देखिए एप्पल का हमारे यहाँ पे चीज़ लगने वाला है, लग गया है शायद, है ना। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं सब भारत में लगाएंगे। क्या है कि उसको सस्ता श्रम चाहिए। उसका क्यों सस्ता श्रम रहेगा तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कम होगा। जब कॉस्ट प्राइस कम होगा तो अब उसका प्राइस, मार्केट प्राइस क्या होगा। ये शब्द समझ में आ रहा है कि नहीं। इतिहास पढ़ाते पढ़ाते इकोनॉमिक्स पढ़ाने लगे, इसी वजह से ये शब्द आने लगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो लैंग्वेज होता है उसी के आधार पर वो, ठीक है। तो ये जनसंख्या लवान। तो अब देखो, अब इसमें यहाँ पे समझ लेना है कि नए नए उद्योगपतियों को अब बाजार, नए नए बाजार की आवश्यकता थी। कई लोग सामान बनाने लगे, सबको मार्केट में सामान बेचना है। तो ऐसे में क्या होगा, जहाँ उत्पादित औद्योगिक वस्तुओं को बेचा जा सके, इसके लिए भारत सबसे क्या, कौन सा जगह था, अनुकूल जगह था। भारत इसमें सबसे अनुकूल जगह था, ठीक है, जिसका उपयोग अंग्रेजों ने साम्राज्यवाद, क्या है, इम्पीरियलिज्म के रूप में किया, ठीक है। और साथ ही योजनाबद्ध तरीके से, नियोजित तरीके से प्लानिंग करके धीरे धीरे भारत में क्या, कौन सा उद्योग, हस्तकारी उद्योग, दस्तकारी उद्योग, छोटे छोटे घरेलू उद्योग का क्या कर दिया इसने। जब वस्तु, कोई मास लेवल का वस्तु आपके मार्केट में आ जाता है, मान लीजिए ABCD कोई वस्तु का नाम ले लेते हैं, मान लीजिए मीशो एक कपड़ा खरीदने वाला शायद साइट है, एप्लीकेशन है मीशो। लड़का हो या लड़की, सब के लिए अभी मतलब सबसे सस्ता कपड़ा वहाँ पे मिल जाएगा और वो बुक करके दे। ऐसा क्यों? ये सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है। कितने एक ही टाइप के कपड़े, हजारों कपड़े 1-2 घंटे में बना देगा मशीन। और वही कपड़ा यदि दस्तकारी बनाते, बुनकर, तो क्या आपको लगता है 300-400 रुपये में वो कपड़ा मिल पाता? और इतना डिजाइन दे पाते, इतना फिनिशिंग दे पाते? अब देखिए, इस चरण में लॉर्ड डलहौजी ने अब क्या किया कि ये तो विनाश तो हो ही गया। अब इसी चरण में लॉर्ड डलहौजी क्या करेंगे कि यहाँ भेजा जाएगा भारत। जब देखिए, छोटे छोटे किसान, मजदूर, श्रमिक सारे ब्रिटिश सरकार की नीतियों से प्रभावित हुआ। और इसी चरण में देखिएगा क्षेत्रीय विद्रोह होगा, किसानों का विद्रोह होगा। कुछ धार्मिक लोग भी अपने अपने धर्म के विरुद्ध, लगेगा कि ब्रिटिशर्स लोग जो है हमारे धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो धार्मिक विद्रोह भी होगा। इसी चरण में आपका जनजातीय विद्रोह भी होगा, ट्राइबल जो अब मूवमेंट है, इसमें छोटे छोटे कई विद्रोह होगा। इसके बाद जो चैप्टर होगा हमारा क्षेत्रीय विद्रोह का ही होगा, ठीक है। जब ये सब आएगा तो लॉर्ड डलहौजी के सामने सबसे बड़ा चुनौती होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सख्त हिदायत होती है कि जो भारत में जो क्षेत्रीय विद्रोह हो रहा है, इस क्षेत्रीय विद्रोह को क्या करना है, रीजनल रिवोल्ट को कम करना है। तो एक हाथ में वो लाएंगे विकास का पुतला और दूसरा हाथ में लाएगा राज्य हड़प नीति। यानी आपका साम्राज्य भी विस्तार होना चाहिए, इम्पीरियलिज्म, यहाँ पे साम्राज्यवाद भी होना चाहिए और डेवलपमेंट भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जो क्षेत्रीय विद्रोह है वह कम हो सके। तो एक तरफ से वो डेवलपमेंट का कार्य करेंगे और दूसरे तरफ से राज्य हड़प नीति लाएंगे। तो डेवलपमेंट वाला कौन कौन सा काम होगा? अरे रेलवे का विकास करेगा, इंडस्ट्रीज का विकास करवाएगा, शिक्षा की पॉलिसी लाएगा। चार्ल्स वुड डिस्पैच पॉलिसी कब आएगा? 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच पॉलिसी। इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी भारत में कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। समझ में आ रहा है जी? चलिए, अब इस समय औद्योगिक पूंजीवाद के चरण में कहा जाता है, इसी समय राष्ट्रीय भावनाएं मजबूत होती है। क्यों होगी मजबूत? राष्ट्र के नाम पे, नेशन के नाम पे कोई इमोशन नहीं था मध्यकाल में, तभी तो बाहरी लोग आकर के आक्रमण करके कर लेते थे।
क्योंकि कोई ऐसा कॉमन एजेंडा नहीं था जिससे कि प्रत्येक भारतीय लोगों को एक मंच पर ला सके। अंग्रेज़ों के आने के बाद एक चीज़ हो गया, क्योंकि सभी का जो कॉमन जो परेशानी थी वो क्या थी? कॉमन परेशानी अंग्रेज ही था। सबका दुख का कारण क्या था? चाहे दक्षिण भारत के लोग हों, उत्तर भारत के लोग हों, पूर्व भारत के लोग हों, पश्चिम भारत के लोग, सबके लिए एक नहीं मीम आ रहा है, ये दुख काहे कम होता नहीं है बे। एक मीम आता है मार्केट, ये दुख काहे कम होता ही नहीं है। तो उसी प्रकार से जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया, या तो फिर यहाँ पे नस्लवादी जो एजेंडा चलाया गया, इससे सबका दुख एक जैसा ही था, चाहे देश के किसी भी कोने में हो। और कॉमन एजेंडा मिल गया भारतीयों को। सबका दुश्मन कौन? अंग्रेज। दक्षिण वाले चाहे उत्तर वाले, चाहे पूर्व वाले, चाहे पश्चिम वाले, सब चाहेंगे कि अंग्रेज़ों को बाहर निकालो। और इसी उसको नहीं पता है कि राष्ट्रवाद क्या है, नेशन क्या है, बस हमारा एक दुश्मन कौन? अंग्रेज। और अनजाने में राष्ट्रीय भावनाएं मजबूत हो गई। और फिर धीरे धीरे इसी का एक्सट्रीम पोजीशन होगा 1857 की क्रांति, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1800। समझ में आया? चलिए, इस चरण में इतना ही। अगला चरण, इस चरण में देखिएगा वित्तीय पूंजीवाद का चरण, फेज ऑफ फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। इस चरण में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई है, और औद्योगिक क्रांति का दुष्परिणाम निगेटिव इम्पैक्ट सामने आने लगा है। औद्योगिक क्रांति का निगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, आप लोग बताइए कुछ। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसका कुछ निगेटिव इम्पैक्ट तो होगा ना। सबसे बड़ा जो निगेटिव इम्पैक्ट है कि मालिक जो है, नियोजक, जो मालिक जो है, नियोजक, जिसको जो पूंजीपति जिसको बोलते हैं, उसका सिर्फ वह एकमात्र उद्देश्य है कि अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना। और प्रॉफिट कमाने के चक्कर में जो इंडस्ट्रीज़ में जो लेबर है, उसका अधिक से अधिक काम लेना, कम से कम मजदूरी देना, कोई बोनस नहीं, कोई भत्ता नहीं, कोई वेलफेयर स्कीम नहीं, कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं। कोई लेबर जो है खतरनाक हैजार्डस प्रोसेस में काम कर रहा है, अब पता चला कि मशीन का एक टुकड़ा टूट करके उसका हाथ कट गया, हाथ पैर कट गया, चोट लग गया, लेकिन उसका कोई माय बाप नहीं। अब ये जो निगेटिव इम्पैक्ट सामने आया, श्रमिकों को वेतन, इतना पूंजीपति लाभ कमा रहे हैं, मजदूरी नाम का चीज़ नहीं दे रहे हैं, तो बहुत कम, उचित मजदूरी नहीं, न्यूनतम मजदूरी नहीं, किसी प्रकार का कोई मजदूरी नहीं, जो मर्जी हो रहा है वो दे रहा है। और इसी वजह से देखिएगा कि यूरोप में धीरे धीरे अब इस श्रमिकों को एकत्रित करने के लिए एक कॉन्सेप्ट सामने आ जाएगा, उसका नाम होगा समाजवाद, सोशलिज्म। और सोशलिज्म, समाजवाद का जनक, समाजवाद का, सोशलिज्म का जनक, फादर ऑफ सोशलिज्म रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। रॉबर्ट ओवेन। पिता पता था कि नहीं आप लोग को? समाजवाद का पिता रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। रॉबर्ट ओवेन के साथ साथ और भी कई सोशलिस्ट जो है इन सारे चीज़ों को बात कर रहे थे कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो है बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट श्रमिकों पे पड़ा है, इसके हितों में आवाज़ उठाई जाए। और इनको और आवाज़ देने के लिए दो और नेता बड़े लेवल पर आएंगे। एक का नाम होगा चार्ल्स फूरिये, चार्ल्स फूरिये। दूसरे का नाम होगा सेंट साइमन, सेंट साइमन या सेंट सिमो भी कहा जाता है इन्हें। तो रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फूरिये, सेंट सिमन जैसे समाजवादी नेता होने के बावजूद भी श्रमिकों को कोई न्याय नहीं मिल पाया। कहा जाता है 19वीं सदी में
इस मैसेज को, इसी समाजवाद को एक व्यक्ति आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे जिसका नाम होगा कार्ल मार्क्स, और उनके एक मित्र होंगे रॉबर्ट फ्रेडरिक एंजल्स। और फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स अपने पुस्तक, जो आपका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो या तो दास कैपिटल हो, इसके माध्यम से जो लेबर, जो इंडस्ट्रियल श्रमिक है, इंडस्ट्रियल लेबर है, इसके विरुद्ध में आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया। उसके स्थिति के बारे में, इसके दयनीय स्थिति के बारे में, इसकी श्रम की दशाओं के बारे में आवाज़ उठाया जाने लगा कि इसे कम से कम मजदूरी देते हो, अधिक से अधिक काम लेते हो, इसे किसी प्रकार का हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं दिया जाता, इसे किसी प्रकार का बोनस भत्ता नहीं दिया जाता, कोई वेलफेयर स्कीम नहीं है इसके लिए, ना बिजली है, ना पानी है, ना रहने के लिए आवास है, ना किसी प्रकार का कोई पुरस्कार दिया जाता है समझ पे। तो ये श्रमिकों के लिए दयनीय स्थिति है, यही दासता की ओर ले जाती है, स्लेवरी सिस्टम की ओर लेके जाती है। इसलिए इन्होंने आह्वान किया कि दुनिया के मजदूरों एक हो और क्या करना है, वर्ग संघर्ष करो। और वर्ग संघर्ष करने, ये जो आवाज़ है श्रमिकों को इकट्ठा कर दिया, एक मंच पर ला दिया, और फिर धीरे धीरे देखिए यूनियन बनना स्टार्ट हो गया, श्रमिकों का यूनियन, जिसको ट्रेड यूनियन के नाम से भी लोग कई बार जानते हैं। अब जब ये यूनियन बनेगा तो यूनियन बनकर एक संघ बनेगा, तो संघ किसके लिए बनाया जाता है, एक प्रेशर ग्रुप्स है। ये जब भी यूनियन काम करती है एक प्रेशर ग्रुप्स के, और ये देखिए आपका जीएस सेकेंड पेपर में प्रेशर ग्रुप नाम का एक चैप्टर भी आपका आएगा। दबाव समूह, कोई यूनियन है, मान लो कि आप लोग यहाँ पे इतने स्टूडेंट हैं और एक आपका एक मतलब एक लीडर हो जाए, अपने सारे स्टूडेंट का एक लीडर हो जाए, और कहा जाए कि यहाँ पे जो भी फैकल्टी आएगा जो हमारे अनुसार नहीं पढ़ाएगा तो उसको क्लास नहीं लेने देंगे, मान लीजिएगा। तो ये क्या हुआ, एक प्रेशर ग्रुप का काम किया। इसी प्रकार से कई प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, कई रिलीजियस संघ होते हैं, किसानों का यूनियन होता है, श्रमिकों का यूनियन होता है, यहाँ तक कि कर्मचारियों का यूनियन होता है, बैंकों का यूनियन होता है, बहुत सारे। इसका काम क्या होता है, प्रेशर ग्रुप के तौर पर क्या हम लोग इकट्ठा रहें, हमारे ऊपर कोई भी अत्याचार आक्रमण होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक मिल करके लड़ेंगे। तो इसी तरह से जब ये किताबें आई और मज़दूरों को इकट्ठा करने की बात यूरोप में चली, तो यूरोप के जितने भी श्रमिक हैं, जो लेबर हैं, वो अपने मालिकों के प्रति खिलाफ यूनियन बनाने लगे, ट्रेड यूनियन, कई यूनियन सामने आएगा। अब वो स्ट्राइक करना स्टार्ट करेंगे कि यदि आप हमारी मजदूरी को नहीं बढ़ाओगे तो हम सारे लेबर मिल करके क्या कर देंगे, धरने पे बैठ जाएंगे, स्ट्राइक कर देंगे। अब जब स्ट्राइक कर देगा तो अब प्रोडक्शन क्या होगा, अरे काम ही नहीं करेगा तो प्रोडक्शन क्या होगा। जापान जैसे देश में अलग तरीके से स्ट्राइक होता है जी, वहाँ तो ऐसा होता है कि श्रमिक यदि अपने मांग को मंगवाना चाह रहा है तो काम करेगा, इतना काम कर देगा कि मतलब जितना आवश्यकता है उससे अधिक, मार्केट में अधिक आपका सप्लाई हो जाएगा, तो आपका वस्तु का क्या हो जाएगा, कीमत बढ़ जाए। या तो एक ही जूता है, जूता बना रहा है तो एक ही पैर का जूता खूब बना दिया, अलग तरीका का वहाँ स्ट्राइक होता है। नहीं वो तो काला वाला तो वो तो अलग चीज़ है। मतलब प्रोडक्शन हमको करना है, या तो प्रोडक्शन नहीं करना है या तो खूब प्रोडक्शन कर देना है। दोनों स्थिति में नुकसान किसका होगा, मालिक को होगा। और इस नुकसान के लिए यदि आप नुकसान नहीं करवाना चाहते हैं तो हम लोग को मजदूरी बढ़ाओ। अब ये मजदूरी बढ़ाओ, धरना करो, प्रदर्शन करो, तो इसमें मालिक को नुकसान होगा कि नहीं, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, लाभ ही लाभ। अब बार बार धरना प्रदर्शन होगा तो इंग्लैंड के जितने भी कंपनी के मालिक होंगे सबको लगेगा कि नहीं अब यहाँ पे निवेश करना खतरे से खाली है। और इसी वजह से देखिएगा इस चरण में जो ब्रिटिश पूंजीपति है वह भारी मात्रा में पूंजी निवेश करेगा। क्या ब्रिटेन में पूंजी लगाना खतरे से खाली है, क्योंकि वहाँ के श्रमिक जागरूक हो चुके हैं, श्रमिक ज़्यादा मजदूरी मांग रहे हैं, श्रमिक हेल्थ फैसिलिटीज़ मांग रहे हैं, श्रमिक जो है बीमा मांग रहे हैं कि यदि कोई कारखाना में कोई घायल होकर मर जाए तो उसके परिवार को कौन संभालेगा, उसके लिए हमको चाहिए बीमा कवर चाहिए। अब ये सब करेंगे तो कंपनी वाले ने कभी सोचा ही नहीं था, बोला कि नहीं इंडिया में ऐसे जो जनसंख्या अधिक है, मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड उस समय भी तो था ही, अभी भी है, अभी भी
तो यहाँ पे यदि निवेश करते हैं तो यहाँ दो फायदा, एक तो पहले कच्चा माल तो यहीं से जाता था, कच्चा माल यहीं मिल जाएगा, दूसरा कि यहाँ पे सस्ता श्रमिक मिल जाएगा काम करने वाला। अब देखो कच्चा माल जो यहाँ से समुद्र में लेके जाते थे तो उसका भी कॉस्ट प्राइस लगता था ना, कितना उसका परिवहन लागत लगेगा। अब यहीं पे झारखंड में मिलेगा छोटा नागपुर की पहाड़ियों में खनिज, और यहीं पे फैक्ट्री लगा दिया जाएगा। पश्चिम भारत में कपास है तो उसी जगह बम्बई में लगा दिया जाएगा फैक्ट्री। बंगाल में हो रहा है जूट तो वहीं पे लगा दिया जाएगा सिसरा में फैक्ट्री। सारा फैक्ट्री यहीं पे लगाया जाएगा और यहाँ के जो है श्रमिक जो है उस सस्ता में काम करने के लिए काम करवाओ, तो अब कॉस्ट प्राइस और कम लगेगा। और यहाँ के श्रमिक अभी जागरूक नहीं है, क्योंकि ये तो ब्रिटेन में ये चीज़ें हुई है, भारत में थोड़ा ना आई है अभी समाजवाद, यहाँ भारत में कार्ल मार्क्स थोड़ा ना पैदा हो गया अभी। तो इसलिए इस चीज़ का लाभ लेने का प्रयास करेगा कौन सा चरण में, वित्तीय पूंजीवाद के चरण में। और इस समय क्या किया जाएगा देखो। अच्छा ये कारण क्यों आया, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण के बाद लोगों के पास अधिक से अधिक पूंजी आ गया था। तो पहला कारण भारत में निवेश करने के लिए पहला कारण तो यही है कि वहाँ के औद्योगिकीकरण के बाद वहाँ के लोगों के पास अधिक से अधिक कैपिटल आ गया था। दूसरा, ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत के बारे में जानकारी मिल चुकी थी क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया यहाँ से काफ़ी लाभ कमाया था। तीसरा, भारत में सस्ता मजदूरी, भारत में सस्ता मजदूरी। और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा औद्योगिक श्रमों की दशाओं के संबंध में क्या किया, आवाज़ उठाया। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, उसकी चेतना, उसको जानकारी देने का प्रयास किया। सारा चीज़ आ गया।